कि कल को अलायंस की हुकूमत बनेगी, हम आपको 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करना शुरू करेंगे। ये वजीर आजम साहब जो तीन खानदान की बात करते हैं, आपको याद होगा, मुझे याद है, उन्होंने एक स्कीम के तहत यहाँ गैस के चूल्हे बांटे थे। कहा था ये गैस का चूल्हा ले लो, आप लोग लकड़ी पे खाना बनाते हो, उसका आपके सेहत पे असर पड़ता है। आप लोग गोबर जलाते हो खाना बनाने के लिए, उससे आपकी सेहत पे असर पड़ता है। आप ये गैस का चूल्हा पकड़ो और गैस के चूल्हे पे खाना बनाओ। लेकिन उस वक्त ये बताना भूल गए थे कि गैस के चूल्हे को जलाने के लिए गैस का सिलेंडर भी होना ज़रूरी होता है। और गैस के सिलेंडर की कीमत, हर महीने ये गैस की सिलेंडर की कीमत बढ़ाते हैं। आज 1700-1800 रुपये में आपको गैस का सिलेंडर मिलता है। नतीजा ये निकला कि लोगों ने वज़ीर आज़म साहब से वो गैस का चूल्हा तो पकड़ा, लेकिन जलाने के काबिल वो रहे नहीं। उस पर कपड़ा लगा के घर में सजावट के तौर पे रखा है, वो इस्तेमाल नहीं होता। हमने अपने मैनिफेस्टो में आपसे वादा किया है कि जिन घरों में वो चूल्हा जला नहीं, उन घरों में हम साल के 12 गैस सिलेंडर आपको मुफ्त फराहम करेंगे, ताकि आप वो चूल्हा जला पाएं। लेकिन चूल्हे का क्या फ़ायदा ना, जब तक उस पर कुछ पकाने के लिए ना हो। और राशन का हाल देखिए, जब मैं वजीर आला था, आपको राशन डिपो के जरिए मिट्टी का तेल मिलता था, आपको राशन डिपो के जरिए चीनी मिलती थी, आपको राशन स्केल के मुताबिक मिलता था। आज उस राशन डिपो से ना आपको चीनी मिलती है, ना मिट्टी का तेल मिलता है। APL तो छोड़ दीजिए, BPL को भी कहा जाता है कि महीने में 2.5-3 किलो से गुजारा कर लो, उससे ज़्यादा ये आपको देते नहीं हैं। हमने आपसे वादा किया है कि हमारी हुकूमत बनेगी, हम दोबारा राशन डिपो के ज़रिए आपको चीनी और मिट्टी का तेल फराहम करेंगे और राशन का स्केल बढ़ाएंगे। मैंने अपने गुजर बकरवाल भाइयों की बात की। फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत इन जंगलों पे पहला हक आपका था, इन बीजेपी वालों ने आपको उस हक से महरूम रखा। इंशाल्लाह कल हुकूमत आएगी, फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत इन जंगलों पे पहला हक आपका होगा। जनाब उमर साहब, यहाँ प्रोजेक्ट बनते हैं, चाहे हाईवे का हो, बिजली का हो, कोई और हो, लेकिन ठेकेदार भी बाहर से आता है, वो मुलाजिम भी बाहर से लाता है, मजदूर भी बाहर से लाता है, हमें कुछ नहीं मिलता। हमने यहाँ के लोगों से वादा किया है कि जो भी प्रोजेक्ट बने, छोटा बड़ा, चाहे वो सड़क का हो, पावर का हो, बिल्डिंग का हो, कोई भी हो, उसमें सबसे पहले हक जो है मुलाजमत की, वो यहाँ के लोगों को होगा, फिर बाहर के लोगों को। लेकिन सरकारी मुलाजमत के भी हम दरवाजे खोलेंगे। हुकूमत आएगी तो पहले महीनों के अंदर अंदर हम 1 लाख से ज़्यादा सरकारी मुलाजिम लगाएंगे। कहने का मतलब मेरा ये है ना, वो लोग नफरत फैला के वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको डरा के वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको तकसीम करने के मतलब नतीजे में वोट आपसे हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ खड़े होकर ना आपको डराने की कोशिश कर रहा हूँ, ना आपको तकसीम करने की कोशिश कर रहा हूँ, ना पुरानी हुकूमत की गलतियों को यहाँ दोहरा रहा हूँ। उम्मीद करोगे कि वो हमारे मैनिफेस्टो को जो है उसकी सराहना करेंगे? हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, वो तो जाहिर सी बात है कि हमारे मैनिफेस्टो की मुखालफत करेंगे। और मैं तो इस बात से मैं खुश हूँ और मैं उनका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि हम मतलब एक छोटी पार्टी, जम्मू कश्मीर के बाहर हमारा कुछ है नहीं, हमारे मैनिफेस्टो को तो पूरे मुल्क में चर्चा का विषय बनाया हुआ है। और शायद ही कोई बीजेपी का यूनियन मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर ऐसा नहीं है जिसने हमारे मैनिफेस्टो के हवाले से बात ना की हो। तो मैं बीजेपी का बेहद शुक्रगुजार हूँ। ये भी अब
इतने साल हुकूमत से बाहर रहने के बाद भी अगर वज़ीर आज़म साहब, होम मिनिस्टर साहब मुझे याद करते हैं तो कुछ तो मैंने ठीक किया होगा। मिलिटेंसी पे आपको आरोप लगाए जाते हैं कि एमसी कांग्रेस जो है मिलिटेंसी की जिम्मेदार है। ना इसके बारे में 2000 पहले तो ना बीजेपी जो आज जम्मू में हाल है, जो आज जम्मू में मिलिटेंसी है, जो आज जगह जगह हमारे बहादुर फौजियों को निशाना बनाया जा रहा है, उसका जवाब देना आप। बताएं ना, 2014 के बाद जम्मू में मिलिटेंसी क्यों फैली? पिछले 3 साल में अचानक मिलिटेंसी का ग्राफ ऊपर क्यों गया? कोई ऐसा इलाका नहीं है जम्मू का जहां हमले नहीं होते, चाहे वो चिनाब हो, पीर पंचाल हो, रियासी हो, कटरा हो, कठुआ हो, उधमपुर हो, सांबा हो, हर जगह ना कहीं आपको मिलिटेंसी की खबरें आ रही हैं। ये इनका फेलियर है और उनको इस फेलियर को तस्लीम करके लोगों से इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। ये तो आपको बीजेपी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी वो एक आवाज़ में बात नहीं करते। जब जम्मू कश्मीर में बात करते हैं तो कहते हैं इसके लिए 3 खानदान जिम्मेदार हैं, लेकिन जब जम्मू कश्मीर के बाहर बात करते हैं तो कहते हैं इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। अब मुझे बताइए ना, अगर हम जिम्मेदार हैं तो आप पाकिस्तान से बात क्यों नहीं करते हो? आप बाकी मुल्क में पाकिस्तान को दोषी क्यों ठहराते हो? जम्मू कश्मीर में आप हमें दोषी ठहराते हो। कहीं ना कहीं तो इसमें मतलब कोई कॉन्ट्रडिक्शन है ना। अगर हम जिम्मेदार हैं तो ठीक है, आप जम्मू कश्मीर में तो उनको दोषी ठहराते ही नहीं हो ना। जम्मू कश्मीर में आके पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया जाता है। जम्मू कश्मीर में आके होम मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं। अगर यहाँ से अगर आपने पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया है तो आप बातचीत क्यों नहीं कर रहे हो? या तो फिर हम जिम्मेदार हैं नहीं ना, या तो फिर पाकिस्तान जिम्मेदार है। फिर ठीक है, जो आपने करना आप करिए, लेकिन मुल्क के बाकी हिस्सों में आप एक बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में आके आप दूसरी बात करते हैं। कम से कम हम वो लोग हैं, चाहे हम कश्मीर में बात करें, जम्मू में बात करें या जम्मू कश्मीर के बाहर बात करें, हम एक ही बात करते हैं ना। बीजेपी की तरह हम अलग अलग ज़बान में बात नहीं करते। जो पहले 2 फेज़ इलेक्शन के रहे हैं, बीजेपी की परफॉर्मेंस कुछ खास रही नहीं। वो घबराए हुए हैं। हमारे इंटरनल रिपोर्ट्स के मुताबिक नौशहरा से भी उनका जो स्टेट प्रेसिडेंट है वो शायद अपनी सीट बचा नहीं पाएगा। ऐसे हालात में जाहिर सी बात है कि बीजेपी हमें जो है निशाना बना रही है। ठीक है, जितना वो हमें निशाना बनाना चाहे, उनकी